नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। देश में जब कोरोना की वैक्सीन आने वाली थी तब हमने आपको बताया, वैक्सीन की पहली झलक दिखाई। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि वैक्सीन के इंतजार में बैठे करोड़ों लोगों की मुराद किस तारीख से पूरी होनी है। गुड न्यूज यह भी है कि सभी को टीका मिले। इससे पहले बुजुर्ग और बीमार लोग टीका लेने के लिए तैयार हो जाएं। वैक्सीनेशन में प्राइवेट सेक्टर के आने से पहले इन दोनों को कोरोना कवच मिल जाएगा। आज हम किसान आंदोलन के बदसूरत होते चेहरे के पीछे छिपे लोगों का भी सामने लाने की कोशिश करेंगे। मसलन लखा की धमकी के पीछे किसकी ताकत है और देशद्रोह जैसी धारा से देश की पुलिस कैसे खेलने लगी। आज कमजोर होते विपक्ष की फिक्र पर भी बात होगी। जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों ने उठाई है, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खुद कांग्रेसी नेता भी असहज हो रहे हैं। आज बुलेटिन की शुरुआत गुड न्यूज से करते हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग को जल्द से जल्द जीतने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसके लिए देश ने आज एक कदम और आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना की रफ्तार तो बढ़ रही है, लेकिन अब हमारे पास टीका भी है और तैयारी भी। और इस लड़ाई में कोरोना का टीका सबसे कारगर हथियार साबित होने जा रहा है। अभी वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन 1 मार्च यानी आज से 4 दिन बाद से देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग कोमॉर्बिडिटी केस में आएंगे उन्हें भी टीका लगाया जाएगा। सबसे बड़ी गुड न्यूज यह है कि अब प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड वैक्सीनेशन लगेगी, यानी अब नंबर का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह बाकी लोगों को भी टीका फ्री लगाया जाएगा या फिर अब वैक्सीन के लिए दाम चुकाने पड़ेंगे। इन सारे सवालों का जवाब आपको हम अपनी रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्यों शामिल किया गया। दरअसल देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की रफ्तार उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से एक्टिव केस बढ़ने लगे। 10 दिन में देश में टीके लगने की रफ्तार में 7.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन इस दौरान एक्टिव केस की संख्या में करीब 8% का इजाफा देखने को मिला। इन हालात के मद्देनजर वैक्सीनेशन में प्राइवेट अस्पतालों को शामिल करना जरूरी था, जिसकी मांग भी उठ रही थी। लिहाजा सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार और दायरा बढ़ाने का ऐलान कर दिया। दुनिया को 2 वैक्सीन देने वाला भारत और दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन शुरू करने वाला भारत अब कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार और दायरा बढ़ाने वाला है, जिसका आगाज 1 मार्च से होगा। एक मार्च से देश में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जाने लगेगी। 1 मार्च से ही 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी टीका लगाया जाने लगेगा जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है, यानी पहले से ही गंभीर बीमारियां हैं। 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा, सोमवार से। कोमॉर्बिडिटी का मतलब है कि पहले से कोई गंभीर बीमारी होना, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, HIV, कैंसर और फेफड़े से जुड़ी समस्या। ऐसे लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है और इनमें जब संक्रमण होता है तो वायरस गंभीर रूप से अटैक करता है। 45 के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटी है, माने भाई डायबिटीज है, हार्ट है, उसकी जो लिस्ट होगी वो आएगी, हेल्थ स्वास्थ्य विभाग देगा। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों को 10,000 सरकारी अस्पतालों के साथ ही 20,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में टीके लगाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त में लगेगा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देने पड़ेंगे। शुल्क
कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक, हॉस्पिटल्स, इनसे चर्चा करके अगले 2 से 3 दिनों में ही रजिस्ट्रेशन की तैयारियों को भी फाइनल कर दिया जाएगा। दरअसल अभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है और अभी तक सिर्फ उनके लिए ही कोविन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 मार्च को शुरू होने वाले दूसरे चरण के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप 2.0 वर्जन उपलब्ध हो जाएगा। अभी जिन 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण जारी है, उनके नाम सरकार ने अपने नेटवर्क और डेटा के जरिए खुद ब खुद रजिस्टर कर लिए हैं। लेकिन कोविन 2.0 ऐप लॉन्च होने के बाद लोग खुद रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। अभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लग रही है, उनके पास वैक्सीनेशन केंद्र और तारीख चुनने का विकल्प नहीं था। लेकिन 1 मार्च से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 45 साल से ज्यादा कोमॉर्बिडिटी वाले और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोग कोविन 2.0 ऐप के जरिए वैक्सीनेशन सेंटर और तारीख खुद चुन सकेंगे। तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप के माध्यम से होगा। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो डेस्कटॉप पे जाके आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी, जिसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन और दूसरी प्रक्रियाओं को पूरा कर सकते हैं। जिस तरह एक बार फिर देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए वैक्सीनेशन की रफ्तार और दायरा बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के कवच से लैस करके ही कोरोना के कहर को कम और खत्म किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार यानी 23 फरवरी तक देश में 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन पहली डोज लग चुकी होगी, जबकि देश में कुल 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। मतलब अभी भी करीब 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लग पाई है। इसीलिए रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। लेकिन कम वैक्सीनेशन के पीछे कुछ और वजह भी हैं। पहली वजह है कि बहुत सारे लोगों के मन में वैक्सीन के असर को लेकर आशंका है। वैक्सीन सेफ है या नहीं, ये डर है। लेकिन हकीकत यह है कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। बाकी बीमारियों की वैक्सीन की तरह ही इसमें भी मामूली साइड इफेक्ट ही सामने आए हैं। गंभीर मामले ना के बराबर दिखे हैं। दूसरी वजह है कि बहुत सारे लोगों का ये मान लेना कि कोरोना धीरे धीरे खुद ही खत्म हो रहा है। भारत में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने लगी है और इस सोच को कोरोना के कम होते आंकड़ों ने बल भी दिया है। लेकिन जिस तरह बीते कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में अचानक मामले बढ़ने लगे हैं, नए स्ट्रेन मिले हैं, उसे साफ कर दिया है कि हर्ड इम्यूनिटी होना मुश्किल है। हम सबको यह ध्यान रखना चाहिए कि एहतियात बरतकर कोरोना से बचा जा सकता है, लेकिन कोरोना के खिलाफ कवच वैक्सीन ही दे सकती है। इसीलिए जब तक आपका नंबर नहीं आता तब तक एहतियात बरतें। नंबर आते ही वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन से ही कोरोना के कहर को कमजोर किया जा सकता है। कोरोना से जारी जंग में जीत के लिए वैक्सीन कितनी कारगर साबित हो रही है, ये ब्रिटेन में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हालात कंट्रोल में आते देखकर समझी जा सकती है, जिसकी बदौलत ब्रिटेन लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है। हमने जो बात कही उसे वैक्सीनेशन को लेकर 2 स्टडीज भी पुख्ता कर रही हैं, जिसके मुताबिक यूके में कोविड वैक्सीनेशन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन में बड़ी कमी आई है। इंग्लैंड में हेल्थ केयर वर्कर्स से जुड़ी स्टडी के डेटा के मुताबिक फाइजर की वैक्सीन की 1 डोज लगवाने के बाद उसमें कोरोना संक्रमण के मामलों में 70% की कमी आई, जो दूसरी डोज लगवाने के बाद 85% हो गई। सीनियर सिटीजन को 1 डोज लगने के बाद ये देखने को मिला है कि उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता 57% तक बढ़ी है। सिंगल डोज के बाद ही बुजुर्गों के हॉस्पिटलाइजेशन और मौत के मामले 75% तक घटे हैं। यूके में वैक्सीन वाकई में संजीवनी की तरह काम कर रही है और ये बात स्कॉटलैंड में हुई स्टडी में भी सामने आई। स्कॉटलैंड में फाइजर की वैक्सीन की पहली डोज लगने के 4 हफ्ते बाद हॉस्पिटलाइजेशन में 85% की कमी आई, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगने के बाद ये आंकड़ा 94% तक देखा गया।
यूके में वैक्सीनेशन ज्यादा और जल्दी हो रहा है। उसकी बड़ी वजह है वहां के लोगों में धीरे धीरे हिचका खत्म होना और वहां की जनसंख्या कम होना। यूके की आबादी करीब 7.25 करोड़ है और इसी के चलते जो यूके चंद हफ्ते पहले तक कोरोना की नई लहर और नए स्ट्रेन से बेहाल हो रखा था, अब वो धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की ओर बढ़ चला है। सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि कई यूरोपीय देश भी वैक्सीन का असर दिखने के बाद बॉर्डर बैन खत्म करने पर राजी हो गए। लेकिन हिंदुस्तान में सीन पलट गया है। जहां चंद हफ्ते पहले तक कोरोना का ग्राफ गिर रहा था, वो अब बढ़ने लगा है। लॉकडाउन लौटना शुरू हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उनसे बाकी राज्यों ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। इसमें दिल्ली का नाम भी जुड़ गया है। अब दिल्ली में आने के लिए महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों के लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। संक्रमण रोकने के लिए यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश भी पाबंदियां लगा चुके हैं। लेकिन इस एहतियात से कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है। इसलिए हम आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि कोरोना के खिलाफ कवच वैक्सीन ही दे सकती है। इसीलिए जब तक आपका नंबर नहीं आता तब तक एहतियात बरतें और नंबर आते ही वैक्सीन लगवाएं और उसके बाद भी एहतियात बरतते रहें। तब जाकर हिंदुस्तान में कोरोना के कहर को असली मायने में कमजोर किया जा सकेगा। देश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी की चिंता तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही फिक्र कम करने वाली खबरें भी आ रही हैं। आम लोगों के लिए जल्द ही वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है, जिससे महामारी के सेकेंड वेव पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अब गणतंत्र के गुनहगारों की फिक्र की ओर बढ़ते हैं, जिनकी गीदड़ भभकी देश की एक और बड़ी फिक्र बनती जा रही है। हमने आपको कल दिखाया था 26 जनवरी की हिंसा का आरोपी डंके की चोट पर पंजाब के मुख्यमंत्री के गांव में 1.5 घंटे तक मंच पर मौजूद रहा और पुलिस उसे छू नहीं पाती। लेकिन वो यहां नहीं रुका। 24 घंटे के अंदर उसने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें वो पुलिस को धमका रहा है, किसानों को उकसा रहा है। सवाल उठता है कि एक आरोपी के बेकाबू होते बोल के पीछे किस किस की नाकामी है। ये सवाल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तक भी जाता है। तो जे ਆਪਾਂ ਐਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੀਲੋ ਜਿੱਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ये लखा सिधाना है जिसे लाल किला हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, देश के गणतंत्र का गुनहगार कहा जा रहा है और जो पंजाब का पुराना गैंगस्टर है। किसान आंदोलन का ये वो चेहरा है जो आंदोलन के बहाने नेता बनने के लिए बेताब दिखता है, सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए छटपटा रहा है। कहने को तो ये फरार है, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस को हर रोज गीदड़ भभकी देता है। सीएम अमरिंदर सिंह के गांव में खुलेआम सिस्टम को ठेंगा दिखाने के 24 घंटे के अंदर लखा एक बार फिर सामने आया। फेसबुक लाइव पर भटिंडा में हुई रैली के लिए पंजाब के युवाओं का शुक्रिया अदा किया और लखा ने दिल्ली में बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों से भी गुजारिश की कि अब किसी बड़े कार्यक्रम का ऐलान करें, क्योंकि पंजाब के युवा दिल्ली आने को तैयार हैं। हमने रिपोर्ट की शुरुआत में इसी वीडियो का एक हिस्सा सुनाया जिसमें वो सरकार, पुलिस और सिस्टम को मुंह तोड़ जवाब देने की धमकी दे रहा है, फिर भी पुलिस के शिकंजे से मीलों दूर है। ऐसे में लखा के पीछे की ताकत को समझने के लिए उसकी धमकी को एक बार फिर सुनने की जरूरत है। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੀਲੋ ਜਿੱਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। अब सवाल है कि पंजाब का एक गैंगस्टर जो विधायकी तक का चुनाव हार चुका है, 1 लाख रुपए का इनामी है, इतनी हिम्मत कहां से जुटा रहा है। वो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो जारी करता है, खुलेआम हथियारबंद युवाओं के साथ भटिंडा में किसानों की रैली में शामिल होता है। महारैली के दौरान 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक मंच पर मौजूद होता है, हजारों की भीड़ में नेताओं की तरह भाषण देता है। हजारों की गिनती में चल के आए हो, इस गल का सबूत है कि लोग जाग चुके हैं, लोग उठ खड़े हुए ने। और फिर अचानक सबके सामने से फरार भी हो जाता है, वो भी तब जब रैली स्थल के आसपास पंजाब पुलिस ने सख्त पहरेबंदी का दावा किया था। लखा अपने साथियों समेत रैली स्थल से आसानी से गायब हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस समय लखा सिधाना किसानों की रैली में मौजूद था, उस समय उसकी गिरफ्तारी को लेकर रेड डालने वाली पुलिस टीम का कोई सदस्य नहीं दिखा, जबकि वो मंच पर खुलेआम 90 मिनट तक मौजूद रहा। सोचिए, जिस लखा ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था, दिल्ली को बंधक बनाया था, जो अपराध की दुनिया का बड़ा नाम रहा है। पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं,
हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती जैसे आरोप हैं और जो खुद कई मामलों में जेल भी जा चुका है। उसकी गिरफ्तारी इतनी मुश्किल क्यों है? वो पिछले 30 दिनों से दिल्ली पुलिस के जवानों को छका रहा है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी उसकी गिरफ्तारी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वो बार बार सामने आता है और फिर फरार हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि अब दिल्ली पुलिस को क्या करना चाहिए और पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? लखा सिधाना वर्तमान में एक शातिर अपराधी है जो कि इंडियाज मोस्ट वांटेड में शामिल है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक मंचों से लखा सिधाना पुलिस को चुनौती दे रहा है कि उसे गिरफ्तार किया जाए। स्पष्ट है कि शासन प्रशासन के कुछ स्वार्थी तत्व या पुलिस के कुछ भ्रष्ट तत्व अथवा दोनों लखा सिधानम का सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। अन्यथा एक पुरस्कार घोषित अपराधी यह दुस्साहस नहीं कर सकता है कि इस प्रकार पुलिस को खुली चुनौती दे। दिल्ली पुलिस का कर्तव्य है कि लखा सिधाना के ऊपर इनाम की धनराशि 15 से 20 लाख तक बढ़ा दे, डेडिकेटेड टीम्स बनाए और उनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास करें। यकीनन पंजाब में लखा का खुलेआम घूमना संदेह बढ़ाने वाला है। उससे भी ज्यादा एक सूबे के मुख्यमंत्री के गांव में उसका शक्ति प्रदर्शन करना। कानून के जानकारों का मानना है कि इससे केंद्र और राज्य के संबंध भी लगातार बिगड़ रहे हैं। यदि पंजाब पुलिस ऐसा कर रही है तो जो अंतर्राजकीय संबंध हैं इस पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को भी चाहिए कि वो पंजाब पुलिस के कंसर्निंग अपने कुलीग से बात करें और इस विषय को उठाएं। यह गंभीर प्रकरण है और इसमें सभी राज्यों की पुलिस को मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। असहयोगात्मक जो रवैया है ये कतई भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। मुख्यमंत्री अमरिंदर के गांव में एक अपराधी खुलेआम आया, दिल्ली पुलिस को धमकी दी और फिर निकल गया, लेकिन पंजाब पुलिस देखती रह गई और फिर उसने एक और वीडियो भी जारी कर दिया। इस पूरी घटना ने केंद्र और राज्य के ताने बाने को बिगाड़ कर रख दिया है और गैंगस्टर से एक्टिविस्ट और किसान नेता बन रहे लखा की हिम्मत को बढ़ाया है। तो गैंगस्टर से एक्टिविस्ट बना लखा खुलेआम घूम रहा है और खुद को किसानों का रहनुमा होने का दावा भी कर रहा है। आजकल किसान आंदोलन के नाम पर ऐसे रहनुमा बनने वालों की भरमार है जो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। ऐसे नेता पंजाब से बिहार तक मौजूद हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसानों के हक की आवाज उठाने वाले कुछ नेता और विधायक ऐसे भी हैं जो एमएसपी का मतलब तक नहीं जानते। पिछले 4 दिनों से बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर एक ही नारा लग रहा है, एमएसपी देना होगा, एमएसपी देना होगा। लेकिन बिहार के माननीय विधायकों से जब हमने एमएसपी का फुल फॉर्म पूछा तो जवाब जरूर सुनिएगा। ये बताइए, हर रोज देख रहे हैं कि किसान को लेकर और बढ़ी हुई कीमतों को लेकर बाहर और अंदर एक ही नारा गुजरा है, एमएसपी देना होगा, एमएसपी देना होगा। ये क्या है एमएसपी? एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? एमएसपी क्या है? एनएसपी नहीं, एमएसपी। आप लोग रोज नारा लगा रहे हैं एमएसपी देना होगा, क्या है एमएसपी? पूछिए ललित जी से पूछिए। मैडम, एमएसपी मतलब क्या होता है? एमएसपी आप ही नारा लगा रही थी, एमएसपी नारा लगा मर रहा है, 2200 में आदमी मर रहा है। नहीं, एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है मैडम? ये बताइए मैडम, आज बहुत नारा लग रहा था एमएसपी देना होगा, एमएसपी देना होगा किसानों को। नहीं, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एमएसपी ये है? क्या एमएसपी? एमएसपी है। बता दिए एमएसपी का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, हम अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं कह रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। जितना बोले उसमें से बताइए एमएसपी का मतलब क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कुछ बात करने का सोचा नहीं है। क्या एमएसपी? एमएसपी के संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हमारे नेता बड़े लोग मांग रहे हैं कि एमएसपी देना होगा। इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किस पर? एनएसपी पर। एनएसपी नहीं होता, एमएसपी। क्या ये है? क्या एमएसपी? एमएसपी जानेगा वही एमएसपी किसको कहते हैं लोग। आप नहीं जानते? हम नहीं जानते। एमएसपी नहीं बोल सकते, हम नहीं बोलते। नहीं, एमएसपी क्या है हम ये पूछ रहे हैं। हमको मालूम नहीं। एमएसपी नहीं मालूम है तो क्यों रोज रोज हंगामा हो रहा है एमएसपी देना होगा? नहीं, आप भी विधायक हैं विधायक जी। एमएसपी का मतलब है मंत्री से पूछो, वैसे डब्बा गोल है। देखा आपने,
3 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। पूरे देश में एमएसपी को लेकर सत्ता और विपक्ष में जंग चल रही है, लेकिन बिहार के विधायकों को एमएसपी का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। चलिए, अगर विधायक जी फिक्र देख रहे हैं तो हम ही आपको बता देते हैं। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो सरकार की तरफ से किसानों को फसलों के दाम की मिनिमम गारंटी होती है, जिस पर कानून बनाने को लेकर सरकार और किसान नेताओं में असहमति बरकरार है। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ दिशा का केस है, जहां पर हल्का केस है और बहुत सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड दैट के आधार पर की गई, और दूसरी तरफ लखा। सोचिए जरा, एक अपराधी जो कि एक्टिविस्ट बनता है और वो आजादी से घूम रहा है। सोचिए, सरकार हो, सिस्टम हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल कोई भी व्यक्ति हो, उसे सार्वजनिक जीवन में सोच समझकर भी कुछ करना चाहिए या बोलना चाहिए। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ऐसे ही एक बयान की वजह से चर्चा में है। दक्षिण भारत की यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी ने अपने एक बयान से उत्तर भारत के मतदाताओं की समझ पर सवाल खड़े कर दिए। I work quite a lot with farmers issue. पूरे विवाद की जड़ में राहुल गांधी के 2 बयान हैं। पहले आपको उत्तर भारत वाला बयान सुनवाते हैं। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially, but going into detail in issues. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. बयान देकर राहुल गांधी ऐसे घिरे कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज सामने आ गए। मुझे लगता है हमारे लोगों ने भी दिया है प्रतिक्रिया, और सोशल मीडिया पे पूरी धुलाई हुई है। 33। एक बात, मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ नहीं लेता हूँ, लेकिन ये सवाल ऐसा है कि आज मैं बोलूँगा। आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो कहते हैं मैं ताजी हवा में आ गया। आप दक्षिण भारत जाते हैं तो आप कहते हैं कि केरला का माहौल उत्तर से अलग है। आपकी राष्ट्रीय पार्टी है ना, तो क्या इस तरह से आप देश के माहौल में विभेद करेंगे? जहां जहां पांव पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं। अरे हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। भोपाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। राहुल गांधी 15 साल अमेठी के सांसद रहे हैं, यानी उन्होंने उत्तर भारत वाले बयान में बिना नाम लिए अमेठी का ही जिक्र किया। 2019 में उन्होंने अमेठी और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़ा और अमेठी में हार गए। आंकड़े कहते हैं कि 2014 से 2019 के बीच राहुल गांधी 17 बार अमेठी गए, जबकि पिछले 20 महीनों में वो 9 बार वायनाड जा चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने जानबूझकर अमेठी की अनदेखी की। वो लोकसभा क्षेत्र जिसने 15 साल एक ऐसे सांसद को झेला जिसने विकास का जानबूझकर कोई काम नहीं किया, उस लोकसभा क्षेत्र का इस प्रकार से उस पूरे भारतवर्ष के उस एक विशेष भूमि का अपमान करना, ये कितना सुहाता है गांधी खानदान को, कांग्रेस के आला कमान को। राहुल गांधी ने कहा कि दक्षिण भारत के लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं। जाहिर है उन्होंने बिना कहे ये जताया कि उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता। क्या वाकई राजनीतिक आधार पर आप ऐसा कोई नतीजा निकाल सकते हैं? इस बात को आंकड़ों से समझिए। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पूरे देश में 34 अरब रुपए से ज्यादा की अवैध नकदी जब्त की गई थी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर तमिलनाडु का नाम था, जहां से करीब 951 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। तमिलनाडु के बाद लिस्ट में गुजरात का नाम था, जहां से 552 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इसी तरह पंजाब से 285 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में मुद्दों की समझ ज्यादा है। हम फिर एक बार तथ्यों के ही जरिए इस बयान की पड़ताल करेंगे। ये तमिलनाडु ही था जहां करुणानिधि ने मतदाताओं को चश्मा और साइकिल रिक्शा बंटवाना शुरू किया। एमजी रामचंद्रन ने धोती और चप्पल के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जयललिता के जमाने में मतदाताओं को अम्मा सीमेंट तक ऑफर किया गया, जो कि स्मार्टफोन से लेकर 4G कनेक्शन तक पहुंच गया। लेकिन मजेदार बात तो ये हुई कि उत्तर और दक्षिण पर हमारे सवाल का जवाब देने के लिए
कांग्रेस के नेता ने जिस कहावत का इस्तेमाल किया वो उत्तर भारत की है। एक कहावत है उत्तर भारत में, सूप बोले तो सूप बोले, चलनी बोले जिसके 72 छेद। शर्म करनी चाहिए भाजपा को। राहुल गांधी जिस दूसरे बयान को लेकर विवादों में है वो मछली पालन मंत्रालय को लेकर है। The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country. केरल से पहले पुडुचेरी में भी राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय नहीं बनाया। जाहिर है सरकार ने इस पर सख्त आपत्ति जताई। ये डिपार्टमेंट है, 20,000 करोड़ से ऊपर का निवेश का इस साल का प्रस्ताव है और पूरे जब आपके नाना जी जिस समय से थे, दादी जी थी, उस समय से केवल 3,682 करोड़ रुपया सेंट्रल एलोकेशन था। मोदी जी ने 27,000 करोड़ से ऊपर का एलोकेशन। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी का अपने तरीके से बचाव किया है। हमारे मछुआरे भाई हर रोज समुंदर में जान जोखम, जान हथेली पर लेकर जाते हैं और अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। क्या उनके लिए एक पृथक मंत्रालय नहीं होना चाहिए? यही बात उठाई है। शायद अहंकारी सरकार को वास्तविकता नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी क्या सच में उनकी मदद कर रही है? इसे समझने के लिए 6 दिन पहले की ये तस्वीर देख लीजिए। राहुल गांधी पुडुचेरी दौरे पर थे, साथ में थे तब के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी। இதே மாதிரி தான் இருக்குது கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார் அவரே இருக்காரு எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரு at that time during cyclone sir never cyclone I came and visited the area and gave relief to them that she is கடலோர பகுதி इस महिला ने राहुल गांधी से ये शिकायत की कि चक्रवात के समय मदद के लिए आप लोग नहीं आए। लेकिन नारायण स्वामी ने राहुल गांधी को तमिल का गलत अनुवाद करते हुए ये बता दिया कि महिला कह रही है कि निवार चक्रवात में इन लोगों की बहुत मदद हुई है। கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார்। कांग्रेस के नेताओं की हिम्मत की भी दाद देनी होगी। अच्छा होता कि राहुल गांधी खुलेआम आंखों में धूल झोंकने वाले अपने नेताओं पर कार्रवाई करते, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जिन लोगों से उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है वो उनके सबसे करीब है। वैसे कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने जो बात कही है उस पर ध्यान देना जरूरी है। सिब्बल ने इस मुद्दे पर कहा कि मतदाता को पूरा सम्मान देना चाहिए, चाहे वो कहीं का हो। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो चाहे वो नॉर्थ का हो। तो मैं कोई व्यक्तिगत रूप पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमें मतदाता को कहीं का भी हो उसको पूरा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी राहुल गांधी के बयान पर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि इसका स्पष्टीकरण तो राहुल ही दे सकते हैं। आपको बता दें कि आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल कांग्रेस के उस ग्रुप 23 यानी 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पिछले दिनों लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए आवाज उठाई थी। फिक्र की बात यह है कि केंद्र की राजनीति में विपक्ष अपनी भूमिका शायद कमजोर करता जा रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि वो लोकसभा में प्रमुख विपक्षी पार्टी तक नहीं। और तो और कांग्रेस ने गुजरात के सूरत नगर निगम में भी विपक्ष की कुर्सी गंवा दी है। लोकतंत्र के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस इस बात को समझे। और अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। कोरोना वैक्सीनेशन पर मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला। 1 मार्च से 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को फ्री वैक्सीन, 45 साल से ऊपर के गंभीर बीमारी वालों को भी सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीका। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बंगाल में फ्री वैक्सीनेशन के लिए मांगी मदद। बोली बंगाल को पर्याप्त मात्रा में टीका मुहैया कराएं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सियासी घमासान, परिवर्तन यात्रा रोकने के बाद धरने पर बैठे कैलाश विजयवर्गीय, ममता सरकार पर बोला हमला। कपिल सिब्बल की राहुल गांधी को नसीहत, देश के हर मतदाता का होना चाहिए सम्मान। स्मृति ईरानी बोली राहुल की फूट डालने की मंशा। आर्मी चीफ नरवणे का पाकिस्तान पर हमला, बोले आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान की नीति। पाकिस्तान में आज भी आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय। मोटेरा टेस्ट में फिरकी में फंसा इंग्लैंड, पहली पारी 112 रन पर सिमटी। अक्षर ने चटकाए 6 विकेट, अश्विन ने 3 को पवेलियन भेजा।
और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। गुजरात के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। 63 एकड़ में 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम में 1,10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, जिन्होंने स्टेडियम के नजदीक 251 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का ऐलान भी किया, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर है। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म एओन पीएलसी के सर्वे के मुताबिक इस साल भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन में करीब 7.7% की वृद्धि कर सकती हैं। सर्वे में शामिल 88% कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का इरादा जताया है। 2020 में ऐसा कहने वाली कंपनियों की संख्या 75% थी। ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सिकनेस बेनिफिट लेने की शर्तों में कुछ ढील देकर नौकरी पेशा महिलाओं को बड़ी राहत दी है। मैटरनिटी लीव के बाद जरूरत पड़ने पर सिक लीव देने की व्यवस्था में राहत देने का निर्णय लिया है। पहले इसका क्लेम करने के लिए 78 दिन तक काम करने की अनिवार्यता थी, इसे अब कम कर दिया गया है। मुंबई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी स्टॉर्म मोटर्स ने अपनी मिनी इलेक्ट्रिक कार स्टॉर्म R3 की प्री बुकिंग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी। ये 2 दरवाजे और 3 पहियों वाली कार है। पीछे की तरफ 1 और आगे की तरफ 2 व्हील हैं। कंपनी का दावा है कि इसे चलाने का खर्च महज 40 पैसे प्रति किलोमीटर है और सिंगल चार्ज में 200 किलोमीटर चलेगी। और अब देखते हैं जो है सो है। आज बड़े दिनों बाद एक पुराना दोस्त मिला। तमाम बातें हुई, सुख दुख हुआ, कोरोना को लेकर भी बातें हो रही थी। इतने में हम दोनों के परिचित वहां से गुजरे, लेकिन गुजरे ऐसे जैसे हमें देख ही ना रहे हों। मैंने उनका ध्यान खींचने वाले अंदाज में उनको नमस्ते किया तो बोले, नमस्ते नमस्ते, बिना मास्क के आप लोग पहचाने ही नहीं जा रहे हैं। हम दोनों सक पकाए, वाकई हम दोनों ने मास्क नहीं पहना था। और बात यह भी सच है कि अब मास्क चेहरे का हिस्सा हो गया है। पहले मास्क के साथ पहचानना मुश्किल होता था, अब साल भर बाद मास्क के बगैर आदमी पहचानने में देर सी लगती। बस एक कोरोना ही है कि मास्क हटते ही आदमी पहचान लेता है। इधर लोगों ने मास्क को लेकर जरा कैजुअल होना शुरू किया, उधर कोरोना ताक में बैठा था, मामले फिर बढ़ने लगे। बाकी तो जो है तो है। कहते ना हर चेहरे के पीछे एक चेहरा होता है, अब कहते हैं हर मास्क के पीछे एक चेहरा होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।